नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 9 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो है, इसमें जितने भी प्रश्न है वो 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले प्रश्न है, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक ना, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सेट हमारा 1 है। आज से रेगुलर वीडियो आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI प्रश्न है हमारा कि जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक, जनसांख्यिकीय जो लाभांश है उसका अर्थ स्पष्ट करने बोला है। तो चलिए इसका उत्तर जो है आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। उत्तर: जनसांख्यिकीय लाभांश वह अवस्था है जब देश की जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग यानी 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अधिक हो जाती है और आश्रित जनसंख्या कम हो जाती है। तो इस स्थिति में यदि युवाओं को शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले तो देश की आर्थिक गति तेज हो सकती है। देखिए, बोला जा रहा है कि जो जनसंख्या लाभांश है वह अवस्था है जब किसी देश की जो कार्यशील जनसंख्या मतलब जिनका उम्र कितना है, 15 साल से 59 वर्ष की ये उम्र जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पे जो है युवा को जो शिक्षा मिलने लगे, कौशल प्रशिक्षण मिलने लगे, रोजगार अवसर पर्याप्त मिले, तो क्या उस देश का आर्थिक विकास जो है वो बहुत ही तेजी से होगा। भारत वर्तमान समय में जनसांख्यिकीय लाभांश के दौर से गुजर रहा है। हाँ, भारत क्या है, वर्तमान में जो है जनसांख्यिकीय लाभांश के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। भारत में आप सबको पता है बहुत ही कितना ज़्यादा जनसंख्या, और यहाँ युवाओं की संख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन यदि बेरोजगारी और अशिक्षा बनी रही तो यह लाभांश समस्या में बदल सकता है, ठीक ना। और यदि जो एक बोल रहा है, यदि बेरोजगारी और अशिक्षा बनी रही तो लाभांश समस्या में बदल सकता है। इसलिए जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए सही नीतियों और योजनाओं का आवश्यक है। आई होप आप समझ होंगे। अगले प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI प्रश्न है, लिंग अनुपात में गिरावट के मुख्य कारण क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आपको हम बहुत ईजी और सरल लैंग्वेज में बताने वाले हैं। उत्तर: भारत में जो है लिंग अनुपात में गिरावट के कई कारण हैं। प्रमुख कारण है पुत्र को प्राथमिकता देना है, कन्या भ्रूण हत्या, भ्रूण लिंग परीक्षण और बालिकाओं की अपेक्षा से महिलाओं की संख्या कम होती है। दहेज प्रथा, महिलाओं की शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। पितृसत्तात्मक सोच के कारण लड़कियों को बोझ माना जाता है। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन समाज की जो मानसिकता है में बदलाव अत्यंत आवश्यक है। बोल रहा है कि भारत में जो है लिंग अनुपात गिरावट के कारण प्रमुख कारण है, ठीक ना, निम्नलिखित कारण है। पहला है पुत्र को प्राथमिकता देना, कन्या का भ्रूण हत्या करना, भ्रूण लिंग परीक्षण करवाना, जो बालिका की अपेक्षा से क्या हुआ, महिलाओं की संख्या कम होती है। दहेज प्रथा, महिला की शिक्षा की कमी, ये सभी का कारण है क्या है, लिंग अनुपात में गिरावट के ये सभी कारण है। आई होप आप समझ होंगे। अगले प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये सोशोलॉजी है, यानी समाजशास्त्र में समाज के आधारित ये जो विषय है समाज के आधारित। आप समाज में जो देखते हो वही क्वेश्चन में लिख देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीयवाद क्या है, इसके उत्पन्न होने वाले कारण बताइए, ठीक ना। तो चलिए ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है, याद जरूर करिए। चलिए इसका उत्तर जो है हम आसान और सरल भाषा में आपको हम बताते हैं। क्षेत्रीयवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देने लगता है। बोल रहा है क्षेत्रीयवाद वह भावना है जिसमें जो लोग क्या थे, क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से क्या अधिक महत्व देने लगता है। इसके प्रमुख कारणों में क्षेत्रीय असमानता, आर्थिक पिछड़ापन, भाषाई एवं सांस्कृतिक भिन्नता और राजनीतिक स्वार्थ शामिल है। जब किसी क्षेत्र का विकास नहीं होता या उसे उपेक्षित महसूस कराया जाता है तो क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा मिलता है। बोल रहा है जब किसी क्षेत्र का विकास नहीं होता और उसे
अपेक्षाकृत महसूस कराया जाता है तो वो क्षेत्रीयवाद को क्या बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक दल भी कई बार अपने लाभ के लिए क्षेत्रीयवाद भावनाओं को भड़काते हैं। और वो राजनीतिक दल जो थे वो जो है कई बार अपने लाभ के लिए क्षेत्रीयवाद भावनाओं को भड़काते हैं। सीमित क्षेत्रीयवाद विकास में सहायक हो सकता है, लेकिन अति क्षेत्रीयवाद राष्ट्र एकता के लिए हानिकारक होता है। देखिए, सीमित जो क्षेत्रीयवाद है वो विकास को सहायता दे सकता है, लेकिन अति क्षेत्रीयवाद में बहुत ज़्यादा क्षेत्रीयवाद राष्ट्र की एकता को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। आई होप आप समझ होंगे। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 4 है कि दलित आंदोलन के मुख्य उद्देश्य और मुद्दे और उद्देश्य पर प्रभाव डाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, ठीक है ना। ये सोशियोलॉजी, ये समाज पे आधारित जो है ये सब्जेक्ट है। तो ये क्या, दलित अवस्था में पिछड़ा वर्ग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है सोशियोलॉजी का। तो चलिए इसका उत्तर आसान और सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। आगे बात करें, दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना करना है। इसके मुख्य उद्देश्य में छुआछूत का अंत, जातिगत भेदभाव की समाप्ति, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर तथा सम्मानजनक जीवन की प्राप्ति शामिल है। देखिए, बोला जा रहा है कि दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है वह सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना करना है। इसके प्रमुख मुद्दे में छुआछूत का अंत, जातिगत भेदभाव की समाप्ति और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर तथा सम्मानजनक जीवन प्राप्ति शामिल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित आंदोलन को संगठित दिशा प्रदान की। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने जो है दलित जो आंदोलन था उसे संगठित दिशा प्रदान किया। इस आंदोलन ने दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। संविधान में आरक्षण और मौलिक अधिकार दलित आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। और जो दलित आंदोलन की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वह है संविधान में आरक्षण और मौलिक अधिकार। आई होप आप समझ होंगे। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI प्रश्न है, ठीक ना। चिपको आंदोलन, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। चिपको आंदोलन एक प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन था जिसका शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड में हुई, ठीक। इसका उद्देश्य था वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था। ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से रोका। आगे बात करें, बोला जा रहा है इसमें कि चिपको आंदोलन एक प्रसिद्ध पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन था। इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1973 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। इसका उद्देश्य था कि वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रहा था उसे रोकना। ग्रामीण महिलाओं ने क्या किया, पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से रोका। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई और सरकार को वन नीति में बदलाव करने पर मजबूर किया। बोला जा रहा है कि इस आंदोलन का जो प्रमुख नेता था वह सुंदरलाल बहुगुणा था, ठीक ना। इस आंदोलन ने पर्यावरण जो संरक्षण के प्रति जन जागरूक किया और सरकार को जो सरकार का जो नीति था वन नीति उसमें बदलाव करने को मजबूर कर दिया। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा प्रभु जाति से क्या समझते हैं, ठीक ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। प्रभु जाति से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका उत्तर हम आसान और सरल भाषा में आपको हम बताते हैं। प्रभु जाति वह जाति होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में संख्या, आर्थिक शक्ति और सामाजिक राजनीतिक प्रभाव के कारण मुख्य स्थान रखती है। इस अवधारणा को समाजशास्त्री A.N. श्रीनिवासन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। इनका जो प्रभु जाति की जो अवधारणा है वो किसने दिया था? M.N. श्रीनिवासन ने प्रस्तुत किया था। प्रभु जाति का प्रभाव पंचायत, स्थानीय राजनीति और सामाजिक निर्णयों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रभु जाति उच्च जाति ही हो, कई बार मध्यम जाति भी प्रभु जाति बन जाते हैं। ग्रामीण समाज में प्रभु जातियां सामाजिक संरचना को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप आप समझ होंगे। अगले प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 हमारा, उपनिवेशवाद ने भारतीय चेतना को कैसे जन्म दिया। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो उपनिवेशवाद ने जो है भारतीय चेतना को किस प्रकार जन्म दिया, इसका उत्तर जो है आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो उपनिवेशवाद के दौरान ब्रिटिश शासन ने भारत का आर्थिक और राजनीतिक घोषणा किया, जिससे भारतीयों में असंतोष बढ़ा। आधुनिक शिक्षा, प्रेस, रेल और संचार माध्यमों के विकास से लोगों में जागरूकता आई। विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे से जुड़े और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। भारतीयों ने अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आंदोलन शुरू किया। इसी प्रक्रिया से राष्ट्र चेतना का जन्म हुआ। आगे बात, और स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूती मिली, और स्वतंत्रता आंदोलन को जो वो मजबूती मिला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, संविदा खेती के लाभ और हानि का संक्षेप में बताइए। तो चलिए इसका भी उत्तर आसान भाषा में देख लेते हैं। तो संविदा खेती में किसान और कंपनी के बीच फसल उत्पादन का समझौता होता है। इसके लाभों में किसानों को निश्चित मूल्य, बाजार की गारंटी और तकनीकी सहायता मिलना शामिल है। इससे जोखिम कम होता है, परंतु उसकी हानि भी है। किसान कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं और शोषण की संभावना बनी रहती है। विवाद की स्थिति में किसान कमजोर पक्ष होता है, इसलिए संविदा खेती में किसानों के हितों में रक्षा आवश्यक है। आई होप आप समझ। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है मोस्ट इम्पोर्टेंट BBI प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में क्या अर्थ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं आसान और सरल भाषा में। भारतीय संदर्भ में जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को समान मानता है और किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है। भारत में प्रत्येक नागरिकों को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सहिष्णुता और विविधता पर आधारित है। सरकार सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक मामलों में सीमित हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक ना। धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करती है। बोला जा रहा है कि भारतीय संदर्भ में जो है धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है कि सभी राज्यों में सभी धर्मों का सम्मान हो, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है और भारत में प्रत्येक नागरिकों को अपने धर्म का मानने का, प्रचार करने का और पालन करने का क्या स्वतंत्रता है। अगले प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की क्या भूमिका है। मास मीडिया की क्या भूमिका है। लोकतंत्र देश में जो है वो जनसंचार माध्यम की क्या भूमिका है, इसका आंसर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट BBI प्रश्न है, आपको बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज में बताते हैं। जनसंचार माध्यम लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करती है। जनसंचार जो माध्यम है वो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, ठीक है। ये सरकार और जनता के बीच का जो है क्या सेतु है। समाचार पत्र, टेलीविज़न और सोशल मीडिया लोगों को जागरूक बनाते हैं। ये सरकारी नीतियों की आलोचना और समीक्षा करते हैं तथा जनमत निर्माण में सहायता करते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिक समस्याओं को उजागर कर लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, लेकिन इसके लिए मीडिया का निष्पक्ष और जिम्मेदार होना आवश्यक है। आई होप आप समझ गए। आपसे बताइएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।